नमस्कार मंडळी, कशा आहात बेटा? मजेत ना? स्वस्थ रहा, मस्त रहा आणि सगळ्यात महत्वाचं बेटा, अभ्यास करत रहा. मी तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत करत आहे इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाईन ॲज वेल ॲज ऑफलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि मी आहे तुमचा फिजिक्स टीचर अनिकेत सर. आणि बेटा मी तुमच्यासाठी घेऊन आलोय आज नवीन चॅप्टर, आणि त्या चॅप्टरचं नाव असेल बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. हा चॅप्टर सीईटी साठी असेल. हा चॅप्टर नेक्स्ट इयर जो आपण कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस आणि थर्मोडायनामिक्स शिकणार आहोत याच्यासाठी बेस असेल. बरेचसे क्वेश्चन या चॅप्टर मधून येतात बेटा, हा महत्वाचा आहे. हा जर चॅप्टर आपल्याला व्यवस्थित नाही समजला तर आपल्याला नेक्स्ट इयरला केटीजी दॅट इज कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस आणि थर्मोडायनामिक्स समजण्यास खूप अडचण होऊ शकते. ओके, तो आपण या चॅप्टर मध्ये आज काय कव्हर करणार आहोत. तर आजच्या या लेक्चरचं टार्गेट असेल बेटा टेम्परेचर आणि हीट या दोघांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. टेम्परेचर कशा पद्धतीने मेजर केलं जातं याच्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. याच्यावरचे काही न्यूमेरिकल्स आपण करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ठीक है बेटा, सो विल स्टार्ट विद द सेशन. द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन. अभी तक देखना बेटा हमने क्या किया है. अभी तक हमने मैकेनिक्स के बारे में समझने की कोशिश की. अभी तक हमने ग्रेविटेशन को समझने की कोशिश की. अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश की. अब जैसे ही मैं मैकेनिक्स की तरफ चलता हूं, अब मैकेनिक्स में क्या होता है बेटा, तो मोशन इन प्ले होता है, मोशन इन प्लेन होता है, लॉज ऑफ मोशन होता है. तो ये सारी चीजें हमने सीखी है. जब मैं ये सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था तो सिर्फ 3 क्वांटिटीज वहां पे इन्वॉल्व थी. कौन सी? जो 3 पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो दैट इज लेंथ, मास एंड टाइम. हमने इसी के बारे में चर्चा करने की कोशिश की है. अब जैसे ही मैं इस चैप्टर की तरफ आता हूं तो बेटा मैं यहां पे फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी को समझने की कोशिश करता हूं. इस फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ या फिर इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं या फिर जो भी फेनोमेनॉन है उसे समझने की कोशिश करता हूं. और मोस्टली हम यहां पे बेटा बात करेंगे हीट ट्रांसफर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये 2 चीजें हैं समझने की कोशिश करना. तो ये सिंपल वाला है, तो इंट्रोडक्शन है. तो यहां पे समझ लेना कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले बेटा. तो इस चैप्टर में हम फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी को समझने की कोशिश करेंगे. हम उसको यहाँ पे मेजर करने की कोशिश करेंगे. इसके रिलेटेड या फिर इसके साथ जो चीजें इन्वॉल्व है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे. और मोस्टली हम हीट के साथ या फिर मोस्टली हम हीट को समझने की कोशिश करेंगे. तो देखना क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है बेटा, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो अगर मैं हीट के बारे में यहां पे बोलूं बेटा, तो हीट क्या है, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. समझ में आ रहा है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक नई क्वांटिटी नहीं है बेटा, एक नई क्वांटिटी नहीं है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आप लोगों ने सुना होगा कि फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है. इसके साथ साथ बेटा एक हीट एनर्जी भी होता है जिसे हमें समझना है. और ये जो होता है ना, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट. ये क्या होता है बेटा, तो एक एनर्जी है ट्रांजिट में. अब ये क्या है सर, व्हाट इज एनर्जी इन ट्रांजिट. तो सिंपल वाला आप लोगों ने किया होगा. अगर आपने ग्लास में बर्फ डाल के रख दिया है और सपोज करना कि आपने वो ग्लास किचन में वैसा ही छोड़ दिया है, कुछ देर के बाद आप अगर वहां पे आके देखोगे तो उसमें से कुछ बर्फ या फिर आइस मेरा मेल्ट हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा आइस मेरा मेल्ट हो जाएगा. ये एक वाला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल ये है, अगर आपने कप में चाय लिया होगा, गरम गरम चाय, आपके माँ ने आपको चाय दे दिया है पीने के लिए, लेकिन कुछ काम से या फिर मोबाइल की वजह से आपने उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं. थोड़ी देर बाद आप लोगों को क्या समझ में आता है, अरे यहाँ तो चाय पूरा का पूरा ठंडा हो चुका है और उस वैसे चाय में तो बेटा कुछ मजा है नहीं. तो यहाँ पे टेक्निकल फेनोमेना या फिर साइंटिफिक फेनोमेनॉन क्या है बेटा. अब जब मैं ग्लास और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में बात करूंगा, जो किचन का है जिसे हम कहेंगे बेटा सराउंडिंग. ओके, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे देखना ग्लास और सराउंडिंग, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग मेरा अलग टेम्परेचर पे है
और ग्लास का टेम्परेचर कंपेयर किया जाए सराउंडिंग से तो वो कम है बेटा। आइस है मतलब वहां पे क्या होगा, वो कम है। तो यहाँ पे क्या होने लगता है, तो ये दोनों चीजें आपस में हीट एक्सचेंज करने लगती है। ये दोनों चीजें आपस में क्या होता है बेटा, हीट एक्सचेंज करने लगता है। तो ये कैसे होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने समझा होगा, कभी भी पानी या फिर वाटर कहां से फ्लो होता है बेटा, तो वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर अल्टीट्यूड टू द लोअर अल्टीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे भी हीट एक्सचेंज या फिर हीट फ्लो जो रहेगा ना बेटा, तो ये हीट फ्लो जो होता है ना बेटा, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता रहेगा। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, ग्लास का टेम्परेचर या फिर जो भी बर्फ है उसका टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग टेम्परेचर कम है। तो क्या होता है, ग्लास या फिर वो बर्फ सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता है, सराउंडिंग से टेम्परेचर लेता है। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बोल सकता हूं कि ग्लास में हीट मेरा क्या हो रहा है बेटा, सराउंडिंग से ट्रांसफर हो रहा है, जिसके वजह से उस बर्फ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बर्फ मेरा क्या हो रहा है बेटा, वहां पे मेल्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये तो हुआ बेटा अपना ग्लास वाला एग्जांपल। व्हाट हैपेंस विद द कप ऑफ टी। कप ऑफ टी के बारे में क्या लगता है आप लोगों को, अगर मैं कप ऑफ टी और सराउंडिंग का टेम्परेचर कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो ऑब्वियसली ये है यहां पे कि टेम्परेचर ऑफ द कप ऑफ टी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो अब वो चाय क्या करता है बेटा, तो अपने पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सराउंडिंग को देने लगता है, अपने पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना बेटा, ये सराउंडिंग को देने लगता है, जिसके वजह से चाय मेरी ठंडी हो जाती है। अब ये एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है, और ये जो एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है ये कब तक चलता रहेगा, ये जो एक्सचेंज कब तक चलता रहेगा, ये एक्सचेंज जो है बेटा, जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। जब तक दोनों का टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग और उस कप ऑफ टी या फिर उस ग्लास का जिसमें हमने बर्फ रख दिया है बेटा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होता, तब तक ये दोनों हीट एक्सचेंज करने लगते हैं। कोई हीट लेने लगता है, कोई हीट देने लगता है। इस हिसाब से वहां पे क्या होगा बेटा, टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा हीट फ्लो थम जाएगा। तो ये जो कंडीशन होता है ना बेटा, तो ये कंडीशन होता है थर्मल इक्विलिब्रियम का, और इसे ही कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसे हम थोड़ा सा आगे बाद में अलग से या फिर एग्जैक्टली डिफाइन करने की कोशिश करें। कोई ऑब्जेक्ट कब तक हीट एक्सचेंज करता रहता है दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ या फिर सराउंडिंग के साथ, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक वो क्या करता है बेटा, हीट यहाँ पे एक्सचेंज करता रहता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा, दिस इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। ये क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट, और ये बेटा मेरी थर्मल एनर्जी है। ये बेटा मेरी कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर क्या है बेटा, तो टेम्परेचर एक एनर्जी का फॉर्म नहीं है, ये समझ लेना। टेम्परेचर मेरा एनर्जी का फॉर्म नहीं है। तो ये क्या डिफाइन करता है, तो ये डिफाइन करता है बेटा मुझे थर्मल स्टेट ऑफ फिजिकल बॉडी और द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मल स्टेट ऑफ अ फिजिकल बॉडी और द थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब मैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस साल के लिए। अगले साल हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे बेटा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में। तो यहाँ पे समझ लेना पहला वाला स्टेटमेंट, दैट इज थर्मल स्टेट ऑफ अ फिजिकल बॉडी। थर्मल स्टेट ये क्या है बेटा, थर्मल स्टेट किसी भी फिजिकल बॉडी का ये थर्मल स्टेट होता है। इवन ह्यूमन बॉडी देखा जाए तो उसका थर्मल स्टेट कितना है या फिर उसका टेम्परेचर कितना है, तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है कंपेयर टू द सराउंडिंग। कभी कभी हमें गर्मी होने लगती है, कभी कभी हमें ठंडी बजने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, तो देखना गर्मी कब होती है, हमें समर में गर्मी होती है क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है, अपना टेम्परेचर कम होता है, तो हम क्या करने लगते हैं बेटा, तो सराउंडिंग से टेम्परेचर या फिर हीट को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी होती है। ऑन द अदर हैंड विंटर में क्या होता है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है, हीट सराउंडिंग में देने लगती है, और दोनों का टेम्परेचर सेम होने लगता है, जिसकी वजह से बेटा हमें आगे जाके ठंडी बजने लगती है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ओके, अगेन क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंडिकेट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये थर्मल स्टेट तो है बेटा, लेकिन टेम्परेचर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 3 स्टेट है। मेरे पास कौन से स्टेट है बेटा, तो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है और
गैस वाला स्टेट है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आप लोगों ने सीखा। अब देखना, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और साइज होता है। ये क्यों होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑन द अदर हैंड, लिक्विड और गैसेस को अगर देखा जाए ना बेटा, तो उनके पास ना शेप होता है खुद का, ना उनके पास खुद का साइज होता है। जिस किसी भी कंटेनर में हम उसे डाल दे बेटा, तो वो उस कंटेनर का शेप लेने लगता है। अब आप लोगों का सवाल यही होगा कि सर सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और साइज क्यों होता है सॉलिड के पास। तो देखना बेटा, सॉलिड में अगर देखा जाए ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होता है बहुत छोटा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो होता है बेटा, वो बहुत छोटा होता है। और दूसरी चीज, मॉलिक्यूल जो होते हैं ना मेरे, हर जगह हर टाइम पे एक ही जगह पे डिस्को करने लगते हैं बेटा। डिस्को करने लगते हैं मतलब ये इधर जाएगा, इधर वापस आएगा, इधर जाएगा, वापस आएगा। मतलब क्या होता है, वो वाइब्रेशन करते रहते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब इस वाइब्रेशन की वजह से बेटा उनके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है। सॉलिड के पास अगर देखा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है, बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं बेटा। दूसरी चीज, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन वाइब्रेट होने की कोशिश करते हैं। वाइब्रेशन को याद रखना, मैं डिस्को कहूंगा, वो डिस्को करने की कोशिश करते हैं बेटा। ओके, जिसके वजह से उनके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी चीज, ये डिस्को कर रहे हैं लेकिन उनको स्पेस ही नहीं होता आगे जाने के लिए, ये डिस्को करते हैं एक जगह पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ इस तरह से ये इतना डिस्को नहीं करेंगे बेटा, कुछ इस तरह से ये एक ही जगह पे डिस्को करते रहेंगे। ओके, इसकी वजह से उसके पास आ जाता है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना बेटा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो कि उस मॉलिक्यूल को उसी जगह पे रुकाने की कोशिश करता है। ओके, हर जगह पे अट्रैक्शन है, हर जगह पे क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन है, जिसके वजह से मॉलिक्यूल दो इट इज वाइब्रेटिंग इन द मीन पोजीशन के साथ वो वाइब्रेट भी कर रहा होगा ना, लेकिन वो अपनी जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाके नहीं बैठेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही रीजन है सॉलिड के पास, यही रीजन है बेटा सॉलिड के पास डेफिनाइट शेप और साइज होता है। सॉलिड के पास क्या होता है बेटा, डेफिनाइट शेप एंड साइज होगा। सपोज कर रहा मैं इस सॉलिड को एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने की कोशिश कर, इस सॉलिड को क्या कर रहा हूं बेटा, एक्सटर्नल हीट सप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे ही मैं बाहर से उसको हीट देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, जिसके वजह से वो जोर जोर से वाइब्रेट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है। इनिशियल वाइब्रेशन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन जैसे मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूं ना बेटा, जैसे मैं उसको टेम्परेचर दे रहा हूं, दैट इज हीट दे रहा हूं, सॉरी, जैसे मैं उसे एक्सटर्नल हीट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब वो जोर जोर से वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है। अब इसके वजह से क्या होता है बेटा, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, यही रीजन है ऑब्जेक्ट का मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही रीजन है किसी भी सॉलिड का मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम एक्सटर्नली सॉलिड को हीट देने की कोशिश कर रहे हैं। हीट क्या कर रहा है, सॉलिड ले रहा है बेटा। अब ये हीट वो कहां पे यूटिलाइज कर रहा है, तो वो खुद की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए उसको यूटिलाइज कर रहा है। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वहां पे वो वाइब्रेशन जोर जोर से करने की कोशिश करेगा, और वाइब्रेशन जोर जोर से करने के कोशिश में वो अपना क्या कर देता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ा देता है। वो क्या करता है बेटा, अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखना इस हिसाब से मैंने अब क्या किया, सॉलिड को टेम्परेचर दे दिया। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड मेरा कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड में। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड मेरा कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड में, और ये जो टेम्परेचर होता है ना बेटा, इसको कहा जाता है बेटा मेल्टिंग। ये टेम्परेचर होता है बेटा मेरा मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे वो खुद की स्टेट चेंज कर रहा है, जहां पे वो खुद की स्टेट क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो
काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से मेरा क्या हुआ बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन उनका बढ़ने लगा, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन उनका क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके ऊपर ये इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करने लगती है पोटेंशियल एनर्जी को, जिसके वजह से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते ना बेटा, वो विथ इंक्रीज इन हीट और विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वो बॉन्ड्स मेरे वीक होने लगते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा, मेरे वीक होने लगते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में सेपरेशन, दूरी बढ़ती है, और इसीलिए मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिक्विड में, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब मैंने फिर से क्या किया, अब इस मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है लिक्विड में, मेरा सॉलिड कन्वर्ट हो चुका है बेटा लिक्विड में। अब मैं उसको फिर से हीट देने की कोशिश कर रहा हूं, अब मैं उसे फिर से हीट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर से वही प्रोसीजर होगा, फिर से वाइब्रेशन उनके बढ़ने लगेंगे। अब मॉलिक्यूलर सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, ओके। फिर से मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से फिर से यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, वो जोर जोर से वाइब्रेशन करने लगेगा, और फिर से मेरा इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन जो है वो बढ़ने लगता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके मैं लिक्विड को कन्वर्ट कर सकता हूं गैस स्टेट में। तो देखना बेटा, ये यहाँ पे मेल्ट हुआ, ओके। तो देखना बेटा, मैं जैसे जैसे इसको हीट सप्लाई, और ज्यादा हीट सप्लाई करने की कोशिश करता हूं, तो क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा होता है, ओके। और ऐसे केस में क्या होता है, मेरा लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाएगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेरा लिक्विड क्या हो रहा है बेटा, कन्वर्ट हो रहा है गैस में, ये बॉईल करने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेटा, बॉईल करने की कोशिश कर रहा है। तो समझ लेना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, ये हीट सप्लाई करने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। क्या होता है यहाँ पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंडिकेट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर क्या इंडिकेट करता है बेटा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हमें इंडिकेट करता है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हीट फ्लो इज द रीजन बिहाइंड द टेम्परेचर चेंज। तो देखना बेटा, जैसे मैंने कहा पानी कैसे फ्लो होता है अपना, हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड, उसी हिसाब से हीट फ्लो क्यों होता है, अगर मुझे टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है तो वहां पे हीट फ्लो होने लगता है। तो ये एक चीज हमेशा याद रखना, ओके। नेक्स्ट, टेम्परेचर वेरिएशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ हीट। अब टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो आइदर ऑब्जेक्ट मेरा हीट को गेन कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट मेरा हीट को लॉस कर रहा है। अगर वो हीट लेने लगता है, गेन करने लगता है, तो बेटा ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वो हीट लॉस करने लगता है तो यहाँ पे टेम्परेचर मेरा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर मेरा डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, two bodies having the same temperature may not necessarily contain the same quantity of heat। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास हीट सेम होगी। क्लियर? क्योंकि हीट जो होती है ना बेटा, ये मास डिपेंडेंट होती है। हीट क्या होती है बेटा, मास डिपेंडेंट होती है, ओके। तो ये हम आगे सीखने वाले हैं, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, कुछ इस हिसाब से होने वाला ये चीज। तो यहाँ पे देखो, ये जो Q है, Q इज नथिंग बट द सिंबल फॉर द हीट। तो ये मास के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा मास, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की कोशिश करूं दो ऑब्जेक्ट का, लेकिन मैं अलग अलग मास लेने की कोशिश करूं, तो दोनों ऑब्जेक्ट का हीट जो होता है या फिर हीट कैपेसिटी जो होती है अलग अलग होती है, ओके। सिमिलरली अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर, दो बॉडीज में सेम हीट है, अगर दोनों का सेम हीट है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के पास सेम टेम्परेचर भी होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए वैलिड है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं बेटा, सेम टेम्परेचर का मतलब दोनों के पास सेम हीट नहीं होगी। तो फिर से यही स्टेटमेंट मैं इसके लिए भी लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, अगर
दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम हीट कैपेसिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के पास सेम टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट, हीट जो होती है ना बेटा, ये एक्सचेंजेबल होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा एनर्जी इन ट्रांजिट। वेर एज टेम्परेचर जो रहेगा मेरा, मैं टेम्परेचर को एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये तो यही वाला हुआ जो हम खो खो खेलते ना बेटा, एक्सचेंज करते ना अपनी जगह, तो मैं आके मैं आपको छू लूंगा तो मेरा जो फीवर है आपको चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मेरा फीवर छूने से आपको थोड़ी मिलने वाला है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज? सिर्फ मैंने आपको टच कर दिया तो मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे था तो पूरा का पूरा आपकी तरफ चला गया, आपको 100 डिग्री सेल्सियस मिल गया, तो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। तो टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर मेरा एक्सचेंजेबल नहीं होता, टेम्परेचर मेरा एक्सचेंजेबल नहीं होता। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की मुझे हीट मेजर करनी है ना, कितनी हीट इस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है, अगर इसे मेजर करना है पर्टिकुलरली तो मैं मेजर नहीं कर सकता। अगर मुझे मेजरमेंट करना है ना तो मैं क्या मेजर कर सकता हूं, तो हीट फ्लो मेजर कर सकता हूं। मैं क्या मेजर कर सकता हूं बेटा, हीट फ्लो मेजर कर सकता हूं। तो मुझे हीट फ्लो मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे या फिर सराउंडिंग चाहिए होगी जिसका टेम्परेचर आइदर कम हो या फिर ज्यादा हो, तो उसके केस में हम उसको मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड ओनली ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एक्सचेंज। ऑलवेज रिमेंबर, मैंने बोला कि चलो मेरा हीट मेजर कर लो, मेरे बॉडी का हीट मेजर कर लो, मेरे पास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं यही क्वेश्चन चेंज करके देता हूं, ठीक है? मैं जो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा हूं ना, मैं उसे मेजर कर सकता हूं, लेकिन मेरे शरीर में कितनी हीट है मैं उसे मेजर नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? लेकिन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हम मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर थर्मामीटर लेके आता है बेटा, आपके मुंह में घुसेड़ देता है, अगर आपको फीवर हो तो वहां से हमें उसका टेम्परेचर मिल जाता है। समझ में आ रहा है? टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं पर्टिकुलर बॉडी का, लेकिन हीट हम यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हीट ट्रांसफर्ड कैन बी मेजर्ड बाय कैलोरीमीटर। तो देखो बेटा, ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, इसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम है कैलोरीमीटर। वेयर एज टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें पता है हम कौन सा चीज यूज करने वाले हैं, तो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अलग अलग होते हैं, थर्मोमीटर को किस तरह से बनाया जाता है, तो हम ऐसे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाले हैं। अब इस केस में हम क्या करने वाले बेटा, तो जो मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ है ना बेटा, वो टेम्परेचर के साथ बढ़ने लगती है। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं बेटा, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी। हम क्या करते हैं, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे यूनिट्स के बारे में बात करें तो एसआई सिस्टम में हीट का यूनिट होता है बेटा जूल्स, और सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो कैलोरी होता है। सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो बेटा कैलोरी, कैलोरी भी होता है। एक्चुअली सीजीएस सिस्टम में कैलोरी नहीं रहेगा, सीजीएस सिस्टम में ये अर्ग्स रहेगा बेटा, तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सीजीएस सिस्टम में ये होता है बेटा अर्ग्स, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। हाँ, अब कैलोरीमेट्री एक अलग से ब्रांच है बेटा थर्मल में या फिर थर्मोडायनामिक्स में, जहां पे हीट एक्सचेंज को मेजर करने की कोशिश की जाती है या फिर हीट को मेजर करने की कोशिश की जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा अदर सिस्टम में, अगर यहाँ पे लिख दो अदर सिस्टम, अदर सिस्टम में ये हो जाएगा बेटा कैलोरी में, अदर सिस्टम में बेटा ये हो जाएगा कैलोरी में। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखना यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर है, जैसे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, सिमिलरली 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.184 जूल्स, कुछ इस तरह से होता है, या फिर बहुत बार हम इसे अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स भी लेते हैं। याद रखना ये वाला कन्वर्जन फैक्टर, याद रखना बेटा ये वाला कन्वर्जन फैक्टर याद रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.2 जूल्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, वेयर एज टेम्परेचर को देखना, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है ऐसा सिस्टम में केल्विन में। ओके, तो इसीलिए हम देखो फंडामेंटल क्वांटिटी में उसे कहते हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, जो अपनी 4th क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी में, और इसको मेजर किया जाता है बेटा ऐसा सिस्टम में केल्विन में। नेक्स्ट अदर सिस्टम, तो अदर सिस्टम डिग्री सेल्सियस जो हम यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट हम यहाँ पे यूज नहीं करते, अदर कंट्रीज में मोस्टली उसे यूज किया जाता है। हम इंडिया में मोस्टली डिग्री सेल्सियस में यूज करते हैं, अदर कंट्रीज में फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, लेकिन साइंटिफिक मैनर में देखा जाए तो वो केल्विन स्केल में मेजर किया जाएगा। हीट क्या है बेटा, तो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है।
हीट क्या है बेटा, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हैं, ये अलग तरीके की क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंड मैं बोल सकता हूं कि एक वन ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं बेटा हीट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन हीट क्या होता है बेटा, एक नई क्वांटिटी नहीं है, हीट क्या है, ये बेटा फ्लो ऑफ एनर्जी है। व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस देन एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, और उसी एनर्जी को कहा जाता है यहाँ पे हीट। टेम्परेचर मेरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तो हमें पता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हीट इज अ पाथ फंक्शन, हीट इज अ पाथ फंक्शन वेयर एज टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन। अब इसको हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले, ये सारी चीजें हम अगले साल थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखना, ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, किस हिसाब से आप प्रोसेस कराने की कोशिश कर रहे हो उस हिसाब से मेरा हीट का वैल्यू चेंज होता है। ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन, ऑन द अदर हैंड टेम्परेचर इज अ पॉइंट फंक्शन। ओके, नाउ द हीट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वेयर एज टेम्परेचर इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो बेटा, ये टेम्परेचर इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, और ये जो है ना हीट मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये दो चीजें अभी हम डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले, जिसे हम अगले साल थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा, ये कुछ पॉइंट्स है, या फिर मैं कह सकता हूं ये डिफरेंस टेबल है रिगार्डिंग द टेम्परेचर ऑफ एंड हीट, रिगार्डिंग द टेम्परेचर एंड हीट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं बेटा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करना है मुझे। ओके, तो टेम्परेचर अगर मुझे मेजर करना है ना बेटा, तो मुझे कुछ चीजें यहां पे डिफाइन करनी होती है। सबसे पहले हम उसे डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले रहेगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट, ये आप लोगों को पता है, मेल्टिंग पॉइंट। और दूसरा होगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने बोला था अगर सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन होता है एट एट अ टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट बोलो या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं इसे? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यहां पे लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है, तो बेटा ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फिर फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो या फिर आइस पॉइंट बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हम उसे बेटा आइस पॉइंट भी कह सकते हैं। ओके, वेयर एज अगर लिक्विड को मैं गैस में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और या फिर दूसरा नाम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हम, तो ये स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, नो इश्यू, इसे हम स्टीम पॉइंट भी बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम बेटा स्टीम पॉइंट भी रहेगा। समझ लेना ये चीज। तो मुझे दो दो चीजें डिफाइन करनी है, एक रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा रहेगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट। इतना ही समझ लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच, ओके, द टेम्परेचर एट विच ice becomes water, the temperature at which the ice becomes water is called as a melting point at a standard 1 atmospheric pressure. तो देखो बेटा, at 1 atm, that is atmospheric pressure, ice becomes the temperature at which the temperature at which ice becomes water, the temperature at which ice becomes water is called as a melting point. अब दूसरी चीज है बेटा बॉइलिंग पॉइंट। फिर से मैं वही चीज लेने वाला हूं, at 1 atmospheric pressure the temperature at which water becomes steam, the temperature at which water becomes steam. सिंपल वाला है, समझने की कोशिश करना। इसे कहा जाएगा बेटा बॉइलिंग पॉइंट, इसे कहा जाएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट।
अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जब मैं टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश करता हूँ, टेम्परेचर मेजर करना मतलब मुझे क्या करना होता है बेटा, तो मुझे डिवाइसेस बनाने होते हैं। जैसे हमको पता है थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में क्या होता है, मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट में क्या मेजर कर रहा हूँ, वहां पे जो मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी की लेंथ कितनी बड़ी, रेफरेंस से 0 से मर्क्यूरी की लेंथ कितनी बड़ी। ओके, तो स्केल पे मुझे देखना होता है। एक्चुअली हम टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन टेम्परेचर के साथ कुछ प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, या फिर प्रेशर चेंज हो सकता है, या फिर वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ओके, अगर मैं उसको मेजर कर सकता हूं तो इन डायरेक्टली आई कैन मेजर द टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, इस मेल्टिंग पॉइंट को कहा जाता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसको कहा जाएगा बेटा लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, इसे कहा जाएगा अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। वंस आई नो द लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के बीच में स्केल बना लेता हूं। स्केल क्या बोल सकते हैं हम, आपण त्याला म्हणू शकतो की तिथं आपण स्केल लावू शकतो त्या पद्धतीने। ओके, तो हम वहां पे स्केल को बना सकते हैं बेटा। स्केल बना रहे हैं मतलब मार्किंग कर रहे हैं, स्केल बना रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, मार्किंग कर रहे हैं। ओके, तो अब ये चीजें हैं मुझे यूज करनी है टू मेजर द टेम्परेचर। जैसे मैंने कहा कि देखो बेटा, टेम्परेचर में डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने कहा लेंथ ऑफ मर्क्यूरी, ओके, जो टेम्परेचर के साथ बढ़ने लगती है घटने लगती है, उसके हिसाब से मैं वहां पे टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। जितना लेंथ बढ़ा, मैंने स्केल वहां पे ग्रेड कर दिया, ग्रेडिंग कर दिया स्केल का, तो उसके हिसाब से मुझे वहां पे टेम्परेचर मिल जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बेटा मेरा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से मेरा रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है वायर का। तो अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ, तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ। तो यही वाला फंडा यूज किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर। अब देखो बेटा, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, तो रीडिंग ऑन एनी स्केल, ये वाला फॉर्मूला मुझे रट के याद रखना है। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इनका जो डिफरेंस का रेशियो है ना, किसी भी स्केल के ऊपर रीडिंग हो, अब मेरे पास 3 स्केल है, आप लोगों को पता है, सेल्सियस स्केल, डिग्री स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। समझ में आ रहा है? तो ये 3 स्केल है मेरे पास। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इन दो डिफरेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इन दो डिफरेंस का रेशियो बेटा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो है फॉर्मूला मुझे रट के याद रखना है। देखो बेटा, जो आप लोग करते हो ना 5/32, 19/32, जो भी है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं इतने साल से सिखा रहा हूं, लेकिन वो वाली वैल्यूज पता नहीं है मुझे। क्या पता है, तो ये चीज पता है। अब दूसरी चीज, मेरे पास अलग अलग स्केल है। कौन से स्केल्स है बेटा, मेरे पास अलग अलग स्केल्स है। तो सबसे पहला तो सेल्सियस स्केल, तो देखना बेटा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो स्पेलिंग की तरफ जाना मत। सेल्सियस स्केल। दूसरा होता है बेटा मेरा केल्विन स्केल। हाँ, अब यहाँ पे मैं गलत स्पेलिंग लिख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल। समझ में आ रहा है? ये चीज उल्टा फ़ारेनहाइट हो गया, उल्टा लिख दिया। मैंने पहले ही बोला था मैं यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। समझ में आ रहा है? फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये 3 स्केल हमें पता है, मुझे सिर्फ इनका ही इंटर कन्वर्जन देखना है बेटा। अब सेल्सियस स्केल में क्या किया गया, ये जो साइंटिस्ट है ना बेटा, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो उसी ने सेल्सियस स्केल सबसे पहले डिफाइन की थी। तो सेल्सियस स्केल को देखना, उसने क्या किया, लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया उसने 0 डिग्री सेल्सियस।
लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया बेटा उसने 0 डिग्री सेल्सियस। अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट उसने बोल दिया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ये कि आप लोगों को पता है, ओके, ये आप लोगों को पता है। अब केल्विन ने क्या किया बेटा, केल्विन ने बोल दिया लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 273.15, lower fixed point is 273.15 whereas upper fixed point is 373.15। अब इस तरह से लिया जाएगा। अब देखना अगर मैं ट्रिपल पॉइंट को भी कंसीडर कर लूं तो यहां पे एक सिंपल सा डेफिनेशन आता है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोल लेते हैं हम इसे। इसका मतलब क्या है बेटा, तो ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पे तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है। समझ में आ रहा है? द टेम्परेचर एट विच 3 स्टेट्स को एग्जिस्ट। तो क्या होता है, तो बेटा देखना सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट यहां पे क्या होने वाले, गैस स्टेट आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम, आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो ये जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना बेटा, तो ये होता है मेरा 0.01 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है कि एमसीक्यू है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है बेटा, इस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा, वहां पे आइस भी रहेगा और प्लस स्टीम भी रहेगा, तो तीनों स्टेट एक जगह पे है, तो उसे कहा जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो तीनों स्टेट एक जगह पे रहेंगे। नेक्स्ट, अब फ़ारेनहाइट स्केल में देखना, फ़ारेनहाइट ने क्या किया, तो उसने बोल दिया कि मेरा जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो रहेगा 32 और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो रहेगा बेटा 218। अपर फिक्स पॉइंट मेरा यहां पे रहेगा बेटा 200, एक मिनट, 18 नहीं, गलत कर रहा हूं कुछ तो, हाँ 212, सॉरी, ये रहेगा बेटा 212। मास्टर ने गलती कर दी, याद रखना ये कितना होगा, 212 रहेगा। ये कितना होगा बेटा, 212 रहेगा। तो देखो बेटा, अब ये क्या है, मैं मान लेता हूँ सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर को लेने वाले हैं बेटा हम टीसी, केल्विन स्केल में हम इसे लेने वाले हैं बेटा टीके, और फ़ारेनहाइट स्केल में हम इसे ले लेंगे बेटा टीएफ। फ़ारेनहाइट स्केल में बेटा हम इसे ले लेंगे टीएफ। तो ये जो फॉर्मूला है ना, अब हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल, टेम्परेचर ऑन और द रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो वो हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्सियस स्केल को लेने की कोशिश करें। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा इसका 0 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा इसका 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है बेटा इसका 0। अब इसका रेशो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। इसका रेशो कांस्टेंट, इसका मतलब मैं इसको इक्वल कर सकता हूं इसके साथ। तो देखना मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बेटा टी के माइनस 273.15 divided by 373.15 minus 273.15 and this must be equal to TF minus 32 divided by 212 minus 32, 212 minus 32, कुछ इस तरह से। अब देखना बेटा, एक बार ये चीज मुझे मिल गई तो मैं इन तीनों के बीच में इंटर कन्वर्जन फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरह से देखना, दो दो को साथ में लेके साथ में लेने की कोशिश कर लेते हैं, दोनों को साथ में लेंगे। सबसे पहले मैं इन दोनों को साथ में लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा बेटा TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा बेटा 100। तो इस 100 ने इस 100 को मार दिया, ओके, तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर मिलेगा। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है बेटा, तो देखो मैं यहां पे कन्वर्ट कर सकता हूं डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में, मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि ये आप लोगों ने सीखा है। तो मुझे करना क्या होता है बेटा, 273.15 मुझे ऐड करना होता है। कितना ऐड करना होता है बेटा, 273.15 ऐड करना होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल, तो आप क्या करते हो, तो 273 को ऐड कर देते हो, बराबर। अब हम थोड़ा सा एग्जैक्टली लेने की कोशिश करेंगे, 273.15। तो ये हुआ बेटा इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन। अब मैं इन दोनों का देखने की कोशिश करूंगा, इन दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन।
तो ये हो जाएगा बेटा TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो 212 माइनस 32 इज गोइंग टू बी 180। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो बेटा ये 5 बनेगा, ये बनेगा 9, ये बनेगा 5, ये बनेगा 9। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो देखना बेटा ये बन रहा है TC बाय 5 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा बेटा 9/5 TC प्लस 32 इज इक्वल टू TF। तो देखो हम कुछ इस तरह से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मुझे यहाँ पे मिल गया, समझ में आ रहा है। तो ये इंटर कन्वर्जन इन दोनों के बीच में हो रहा है। सिमिलरली अब देखना मैं चाहता हूं कि इन दोनों का इंटर कन्वर्जन कर लूं। मैं क्या कर लूं, इन दोनों का इंटर कन्वर्जन कर लूं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखना ये हो जाएगा बेटा TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100, डिफरेंस मेरा सेम आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो देखना बेटा अब ये खतरनाक वाला बन जाएगा, कैलकुलेशन अननेसेसरी अपने यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, अगर पूछा है तो करना तो पड़ेगा। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। तो 9/5 इन ब्रैकेट TK माइनस 273.15 प्लस 32 इज इक्वल टू TF। तो कुछ इस तरह से मुझे केल्विन स्केल को मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा मेरे हिसाब से आप लोगों को रटना क्या है, ये वाले रटने नहीं है 1 2 3, ये तो चलो हमें पता है, हम बहुत साल से इसे यूज कर रहे हैं, 2-3 साल से आप लोग यूज कर रहे हैं, ये भी मुझे रटना नहीं है। किसी लोगों को पता होगा, किसी लोगों को ये कंफ्यूज कर रहा होगा। तो रटना क्या है यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला रट लो, ये वाला फॉर्मूला रट लो। और दूसरी चीज रटने वाली चीज क्या है, तो इनके लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट इन तीनों स्केल के रट लो, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट इन तीनों स्केल के रट लो। तो इससे आप लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये है बेटा मेजरमेंट, मैं तो मेजर कर सकता हूँ इस हिसाब से। देखो फिर से बोल रहा हूं, फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। अगर मुझे टेम्परेचर को मेजर करना है तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को मेजर करो ना। व्हाट आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ये ऐसे प्रॉपर्टीज है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेचर चेंज किया, मर्क्यूरी की लेंथ चेंज हो गई, मर्क्यूरी मेरा एक्सपांड होने लगा, मर्क्यूरी मेरा कंप्रेस होने लगा। तो इस हिसाब से अगर मैं मर्क्यूरी की लेंथ मेजर कर लेता हूं और ये स्केल वहां पे ग्रेड कर देता हूं उस ग्लास ट्यूब में, तो मुझे बेटा वहां पे सारी चीजें मिल जाएगी, दैट इज आई विल गेट द टेम्परेचर। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं तो वायर के केस में वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है। अगर मैं वायर का रेजिस्टेंस मेजर कर पाता हूं तो इनडायरेक्टली मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं। तो डायरेक्टली टेम्परेचर मेजर मैं कहीं पे भी नहीं कर सकता, मुझे मेजर करना होता है बेटा थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो हमने अभी तक एब्सोल्यूट टेम्परेचर को पढ़ लिया है, जो भी अभी हमने कैलकुलेशन किए थे इट इज रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, अलग अलग वेरिएशंस लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो एक चीज समझ में आई, तो देखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और दूसरी चीज यहां पे एक समझ में आई, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो दिस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कुछ चीजें हमें मिली। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग रीडिंग्स ली गई, प्रैक्टिकली इसे अचीव करने की कोशिश की गई। तो देखना कुछ ग्राफ्स है मेरे पास, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे रहेगा बेटा वॉल्यूम और यहां पे रहेगा बेटा टेम्परेचर। तो ये आ जाएगा 0, ये +100, ये 200। ओके, समझ में आ रहा है। तो डिग्री सेल्सियस में हम इसे लेने की कोशिश करेंगे। डिग्री सेल्सियस ये आएगा बेटा -100, ये -200।
ओके, डिग्री सेल्सियस में। तो देखो बेटा, हम इनिशियली इसे पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्राफ मिला ना, ये ग्राफ मुझे अलग अलग गैस के लिए कुछ इस तरह से मिला, अलग अलग गैस के लिए। तो कंसीडर कर लेते हैं गैस नंबर 1, ये गैस नंबर 2, ये गैस नंबर 3। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट हम गैस के लो डेंसिटीज के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेटा ये ग्राफ मेरा ओरिजिन से पास होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल डेटा ये दिखा रहा है मुझे कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो पा रहा। ये ग्राफ मेरा ओरिजिन से पास नहीं हो पा रहा। तो अगर मैंने इन ग्राफ्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, अगर मैंने इन ग्राफ्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया तो मुझे यहां पे क्या मिल रहा है बेटा? तो निगेटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है बेटा? नेगेटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है। और ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, तो ये टेम्परेचर आ रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर का क्या मायने है? अब इस टेम्परेचर का क्या मायने है? क्या मैं वॉल्यूम को जीरो कर सकता हूं? क्या मुझे गैस का वॉल्यूम जीरो मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो उसका टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? अगर मुझे गैस का वॉल्यूम जीरो चाहिए तो बेटा मेरे पास कम से कम कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो ये ग्राफ उसके बारे में हमें बताता है। तो देखो बेटा, प्रैक्टिकली ये चीज फाइंड आउट की गई है एट -273.15 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम मेरा जीरो बनेगा। वॉल्यूम मेरा क्या बनेगा बेटा? जीरो बनेगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहां पे दूसरा ग्राफ, दैट इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो दिस इज माय प्रेशर, दिस इज माय टेम्परेचर अगेन इन द डिग्री सेल्सियस। तो मैं वहां फिर से वही वाली चीज कर लेता हूं, ये 100, ये 200, ये -100, ये -200। ओके, तो अब देखना बेटा, मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से मिलने वाला है। इस केस में फिर से वही वाली चीज, गैस 1 के लिए इस तरह से, गैस 2 के लिए कुछ इस तरह से, गैस 3 के लिए इस तरह से, 1 2 3। तो फिर से मुझे यहाँ पे एक टेम्परेचर मिल रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है ना बेटा, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? गैस कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। गैस यहाँ पे कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। ओके, सो दैट मीन्स, अब देखना, अगर मैं प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर अचीव करने की कोशिश करूं तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। अब प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो है मतलब यहाँ पे मोशन जो होता है ना, जैसे हमने बात किया था कि वाइब्रेशन करता रहेगा, ये इधर से उधर घूमता रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके, अब ये सारा थम जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे थम जाएगा। इन शॉर्ट, मेरे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे बजने लगेगी ठंडी। ठंडी की वजह से वो एक जगह पे सिकुड़ जाएंगे, एक जगह पे सिकुड़ जाने की वजह से उनका मोशन होगा नहीं, ये मोमेंटम इंपार्ट करेंगे नहीं। मोमेंटम अगर इंपार्ट नहीं करेंगे बेटा तो मुझे एवरेज फोर्स मिलेगा नहीं, एवरेज फोर्स नहीं मिलेगा तो बेटा मुझे प्रेशर मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, इस टेम्परेचर को कहा जाएगा बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जहां पे मोशन ऑफ द गैस कीजेस, जिसे कहा जाता है बेटा CEASES, मतलब इनका मोशन थम जाएगा, इनको ठंडी बजने लगेगी, ये कुछ करेंगे नहीं, ये चुपचाप ऐसे खड़े हो जाएंगे। अब ना इनको कुछ लेना है ना देना है, ना ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ना ये वॉल्यूम हमें मेजर करने देंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है ना, इसको कहा जाएगा बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये क्या है बेटा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये डिग्री सेल्सियस में मुझे मिल रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये केल्विन में मिल जाएगा बेटा -273.15 प्लस 273.15। सो दैट विल बी इक्वल टू 0 केल्विन, दैट विल बी इक्वल टू 0 केल्विन। अगेन ये एक चीज मैं बता दूं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल। हम लैब में इतना कम टेम्परेचर नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि बेटा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा ना, इतने ही टेम्परेचर तक जाएगा, इसके नीचे किसी का भी टेम्परेचर
हाईली इम्पॉसिबल टास्क है, इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये क्या है मेरा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसका मतलब ये 0 केल्विन है या फिर ये रहेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बेटा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और जो भी हमने टेम्परेचर लिए है ना अभी प्रीवियसली, ये जो हमने टेम्परेचर लिए हैं लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट, तो ये सारे टेम्परेचर बेटा मेरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये कौन से टेम्परेचर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये है मेरे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल गो थ्रू द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, तो देखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। तो मेरे पास है बॉयल्स लॉ, दूसरा है बेटा मेरे पास चार्ल्स लॉ, और तीसरा है बेटा मेरे पास गे लुसैक्स लॉ। ओके, तो बेटा मैं एक बार स्पेलिंग क्रॉस चेक कर ही लेता हूं। साइंटिस्ट का नाम है बेटा, अगर मैं आपका सरनेम गलत तरीके से ले लूं, अगर मैं सरनेम गलत तरीके से ले लूं तो आपको भी बहुत बुरा लगता है, तो इनको भी शायद बुरा लग जाए। तो जस्ट अ मिनट, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती कर रहा हूं तो आपके सामने ही कर रहा हूं। और गलती कहाँ पे, तो बेटा स्पेलिंग मिस्टेक में है, तो हमें यहाँ पे स्पेलिंग समझना नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ बेटा कि इनका स्पेलिंग क्या है, तो अच्छी तरह से डोंट वरी, डरना नहीं है, ये सारी चीजें होती रहती है। हमें यहाँ पे स्पेलिंग समझना है, हमें यहाँ पे सॉरी ये समझना है, क्या कॉन्सेप्ट समझना है, हमें उनका स्पेलिंग, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो LUSSACS, तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी, LUSSACS गैलुसैक्स लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें है बेटा, तो देखना ये इसको याद किस तरह से रखना है, इसका भी ट्रिक है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेके चल रहे हैं। बी सबसे पहले आता है, सी उसके बाद, और उसके बाद जी आएगा। बी सबसे पहले आएगा, सी उसके बाद, और उसके बाद बेटा देखो जी आएगा। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ, तो देखो इनका कहना ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो ये है उनका लॉ। अब चार्ल्स लॉ देखना बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही लिख रहा हूं ना, हाँ, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नहीं बेटा सही नहीं लिख रहा हूं, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये तो इनका है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये यहां पे रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और गेलुसैक्स लॉ रहेगा बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हाँ सही लिख रहे हैं हम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बेटा 3 लॉज है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास 3 लॉज है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर ले, अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर ले, तो मुझे यहाँ पे एक चीज मिलती है, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब क्या करना है बेटा, मुझे इसको हटाना है, मुझे इसको हटाना है, तो एक कांस्टेंट लिया जाएगा। तो बेटा देखना PV इज इक्वल टू RT, तो मैं ये रहेगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT। और ये जो होता है ना, ये होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये रहेगा मेरा गैस कांस्टेंट होता है। ओके, एंड फॉर n moles, number of moles, nRT, for n mole of gas, n mole of gas। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है ना बेटा, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं ना, तो इसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा मेरा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये करता क्या है, ये रिलेशनशिप दिखाता है मुझे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ। अब आप लोगों का यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स n क्या होता है,
ओके। एन क्या होता है? तो बेटा देखना, ये केमिस्ट्री में आप लोग बहुत डिटेल में सीखने वाले हो, अभी हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही याद रखना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ मोल्स। तो आप लोगों ने ये केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, 1 मोल गैस कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो एवोगाड्रोस नंबर होता है। तो ये चीज आपने सीखा होगा, या फिर शायद आप लोगों ने सीखा भी होगा कि 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओके, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये हम ग्राम में लेते हैं बेटा, तो ग्राम में ले सकते हैं, केजी में ले सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहला रहेगा बेटा बॉयल्स लॉ, अल्फाबेटिकली चलना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और तीसरा रहेगा बेटा गेलू-सैक्स लॉ। ओके, अगर कहीं पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं, अगर कहीं पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दूं तो घबराना मत, होता रहता है, ये आप लोग भी करते हो, मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, गलतियां होती रहती है। ओके, चलो, तो ये है बेटा मेरा आइडियल गैस इक्वेशन और ये उसके लॉज है। तो देखो बेटा, आपने रेशो और प्रोपोर्शन में कुछ चीजें सीखी है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसी को क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या है बेटा, V1 by V2 कैन बी रिटन एज T1 by T2, V1 by V2 कैन बी रिटन एज T1 by T2। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, रेशो ऑफ प्रेशर टू टेम्परेचर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और इसी को लिख सकते हैं बेटा हम P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2, P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2। तो ये बेटा मुझे कुछ इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन मिलने वाले, समझ में आ रहा है? इनके ऊपर बेटा, इसी एक्सप्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में करना है। तो देखो बेटा, मुझे रटना कुछ नहीं है, मुझे वो जो रटने वाला फॉर्मूला था उसे याद करना है। तो वो क्या था, वो ये वाला फॉर्मूला था, TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TK माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये वाला फॉर्मूला है। ओके, अब मुझे क्या दिया गया है बेटा, TF की वैल्यू दी गई है, मुझे क्या दिया गया है, TF की वैल्यू। तो TF की वैल्यू कितनी दी गई है, 60। तो देखो बेटा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस में लेके आओ, डिग्री सेल्सियस में ये एक बार आ गया तो मैं उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मुझे करना क्या है, तो सिर्फ 100 वहां पे ऐड कर देना है। तो चलो हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं। तो मुझे चाहिए बेटा केल्विन स्केल में, मैं इसको लेके आता हूँ, नहीं मैंने ये बोला है कि डिग्री सेल्सियस में लेके आना है, तो इनका नहीं बेटा, मुझे इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। तो ये हो जाएगा TC बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो वैल्यूज रख सकते हैं, तो TC बाय 10 इज इक्वल टू TF कितना है बेटा, 60 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 18। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 8 आ रहा है, और ये बनेगा बेटा 28 बाय 18, ये बनेगा 28 बाय 18। सो TC इज इक्वल टू 28 बाय 18 इंटू 10। तो ये बनेगा कुछ 5, ये बनेगा बेटा 9, तो ये बनेगा इंटू 5, तो इतना ही ले लेते हैं, तो ये बनेगा बेटा 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आएगा, 15.5 डिग्री सेल्सियस। वंस आई नो द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, अब मैं यहाँ पे उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो केल्विन स्केल में देखना, 273.15 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो ये मुझे मिल जाएगा 273.15 प्लस TC कितना आया बेटा, तो ये आया है 15.5। तो आंसर मुझे मिलेगा 882.65। तो ये केल्विन में आ जाएगा। ये कहाँ पे आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। सिंपल वाला क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टेम्परेचर ऑफ एन आयरन पीस इज रेज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बेटा, टेम्परेचर हमने कितने से इंक्रीज कर दिया है, 30 से 90 डिग्री। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना है, तो डिग्री सेल्सियस में देखना, डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर चेंज है 60 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हाट इज द चेंज इन इट्स टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल एंड ऑन द केल्विन स्केल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो समझ लेना यहाँ पे। तो देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री का भी चेंज हुआ तो केल्विन स्केल में 1 केल्विन का चेंज होता है, समझ लेना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो इसको करना किस तरह से है। तो मुझे यहाँ पे दिया है बेटा TC1 दिया है बेटा 30 डिग्री, TC2 दिया है बेटा 60 डिग्री। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग TK1 कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज 273.15 प्लस 30, और TK2 कैलकुलेट कर सकता हूँ 273.15 प्लस 60। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 303.15। ये आ जाएगा बेटा TK2 विच इज इक्वल टू 333.15। मुझे क्या चाहिए बेटा, डेल्टा TK चाहिए। मुझे क्या चाहिए, डेल्टा TK, दैट इज TK2 माइनस TK1, TK2 माइनस TK1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 333.15 माइनस 303.15। सो आंसर विल बी इक्वल टू, कुछ कहीं पे गड़बड़ कर दी है क्या, देखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, ये है बेटा 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 90 होने की वजह से ये चेंज हो जाएगा, गलत वैल्यू ले ली मैंने। तो ये बनेगा बेटा 363.15। तो देखो 363.15 माइनस 303.15, सो आंसर विल बी इक्वल टू 60। आंसर विल बी इक्वल टू 60। तो सिंपल वाला है, सिंपल वाला है। अगर मैं चेंज लेने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ पे चेंज लेने की कोशिश करूं, जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में हो रहा है उतना ही चेंज केल्विन स्केल पे भी होगा। अगर मैं बोल दूं कि चेंज मेरा 1 डिग्री सेल्सियस का है, तो उतना ही चेंज केल्विन स्केल में होगा, दैट इज 1 केल्विन चेंज रहेगा। ये तो हुआ बेटा केल्विन स्केल का। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल का। तो फ़ारेनहाइट के लिए देखना, ये वाला फॉर्मूला था अपने पास, क्या था बेटा, 5/9। 5/9 वाला कॉन्सेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ। तो TC1 TC2 उसी के नीचे कर लेंगे। TC1 है बेटा 30 डिग्री, TC2 है बेटा 90 डिग्री। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या है बेटा अपने पास, TC1 माइनस 100 इज इक्वल टू TF1 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये वाला एक्सप्रेशन है। तो यहां से मुझे मिल जाएगा बेटा TC1 दैट इज 9/5 प्लस 32 एंड दैट विल बी इक्वल टू TF1। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं, 9/5, TC1 है बेटा 30 प्लस 32, तो यहाँ पे TF1 मिल जाएगा, ये 6 बनेगा, ये 54 बनेगा, प्लस ये 32 बनेगा, तो TF1, तो ये आ जाएगा बेटा 86, ये आ जाएगा बेटा 86 TF1। सिमिलरली मैं यहाँ पे TF2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 9/5 TC2 प्लस 32 इज इक्वल टू TF2। तो 9/5 इंटू TC2 कितना है बेटा, 90 है, प्लस 32, सो दैट विल बी इक्वल टू TF2। तो ये बनेगा ये कितना है बेटा 158। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेने की कोशिश करूं, डेल्टा TF दैट विल बी इक्वल टू TF2 माइनस TF1। TF2 कितना है बेटा 158 और ये कितना है बेटा 86। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखना ये 272, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में चेंज कितना आ रहा है, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज आ रहा है। यहाँ पे उतना ही है, यहाँ पे 72 डिग्री आ रहा है। तो ये चेंजेस होते हैं
सिंपल वाला पार्ट यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज है उतना ही चेंज केल्विन स्केल में होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट के लिए बेटा आप लोगों को कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, तो देखो बेटा, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ अ टेम्परेचर एंड कॉल्ड डब्ल्यू स्केल, द फ्रीजिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द वाटर आर 39 degree W and 239 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 39 degree Celsius scale? तो देखो बेटा, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल के अलावा अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नया स्केल किसी तो साइंटिस्ट ने बना डाला है और वो बोल रहा है कि 39 डिग्री W के ऊपर उसका फ्रीजिंग पॉइंट है एंड 239 डिग्री W के ऊपर उसका बेटा क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये बन रहा है उसका लोअर फिक्स पॉइंट। ये क्या बन रहा है बेटा, तो ये बन रहा है बेटा उसका अपर फिक्स पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यही वाला फंडा यूज करना है, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, मुझे टीसी की वैल्यू दी गई है बेटा 39 divided by 100 which is equal to TW minus 39 divided by 200। तो ये दोनों मर गए बेटा, यहाँ पे मुझे कितना मिला, ये मिला 78 TW माइनस 39, तो मुझे यहाँ पे TW मिल जाएगा बेटा 78 प्लस 39, तो आंसर आएगा 117 डिग्री W। आंसर कितना आएगा बेटा, 117 डिग्री W। तो कुछ इस हिसाब से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो देखो बेटा यहां पे फिर से दिया गया है, ओके। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा बेटा, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए रहेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, ओके। A gas at 27 degrees Celsius in a cylinder has a volume of 4 liter and pressure of 100 Newton meter square, 100 Newton per meter square. If the gas is first compressed at constant temperature so that the pressure is 150 Newton per meter square, estimate the change in volume। तो हमें बेटा चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डेल्टा वी दैट इज V2 माइनस V1, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये चीज मुझे करनी है। यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये चीज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, V1 P1 मस्ट बी इक्वल टू V2 P2, ओके। तो मुझे V2 बाय V1 यहाँ से मिल जाएगा, V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2, V2 बाय V1 इज इक्वल टू P1 बाय P2। पहले वाला प्रेशर कितना है, पहले वाला प्रेशर कितना है बेटा, तो प्रेशर है फर्स्ट वाला 100। अब प्रेशर कितना बन रहा है बेटा, तो अब बन रहा है बेटा 150। प्रेशर कितना बन रहा है, अब बन रहा है बेटा 150, तो ये आ जाएगा 2/3। V2 बाय V1 का रेशियो आ रहा है बेटा 2/3। ठीक, अब देखना वॉल्यूम कितना है उसके पास, इनिशियल वॉल्यूम है 4 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4 लीटर। तो यहां से मुझे फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा, मैं लीटर में कर रहा हूं उसे सबसे पहले, तो ये बन जाएगा बेटा 2/3 V1, 2/3 इंटू 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 8/3 लीटर, 8/3 लीटर। अब आप लोगों को ये एक चीज याद रखनी है, क्या 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। ऐसा सिस्टम में अगर इसे लेके आने की कोशिश कर रहे हो तो बेटा देखना मैं यहाँ पे आंसर लीटर में ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे चेंज चाहिए, चेंज दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। V2 कितना आया बेटा 8/3, V1 कितना है बेटा अपने पास दैट इज 4। तो ये कितना चेंज होगा, यहाँ पे चेंज देखना कितना होगा, 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर विल बी इक्वल टू -4/3, आंसर विल बी इक्वल टू -4/3। ऑब्वियसली है बेटा, कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है,
वॉल्यूम उसका कम होने वाला है, प्रेशर बढ़ने वाला है, वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा और प्रेशर यहां पे बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास of a gas filled in a vessel of volume V at a constant temperature, तो बेटा फिर से constant temperature है, is reduced to 1/3 of its initial value। तो हमने क्या किया है, प्रेशर को रिड्यूस किया है। सो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रेशर। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो फिर से वही वाला बेटा, V1 P1 मस्ट बी इक्वल टू V2 P2। ठीक है, मुझे परसेंटेज चेंज पूछा गया है तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल ही होना चाहिए वो, दैट विल बी इक्वल टू P1 बाय P2। P1 कितना है बेटा, तो वो है P इनिशियल। P2 कितना है बेटा, वो है 1/3 P इनिशियल। P2 मतलब P फाइनल बेटा, P इनिशियल कैंसिल, यहाँ पे मुझे मिला 3। तो देखो बेटा V2 बाय V1 आया मेरे पास 3। अब मुझे चेंज चाहिए, चेंज मतलब डेल्टा V मुझे मिल जाएगा V2 माइनस V1, डेल्टा V मुझे मिल जाएगा बेटा V2 माइनस V1। तो यहाँ से मैं V2 निकाल सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1। तो ये बन जाएगा 3V1 माइनस V1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2V1। लेकिन मुझे क्या पूछा है, चेंज नहीं पूछा, मुझे पूछा गया है बेटा परसेंटेज चेंज। तो बेटा मुझे इनिशियल वैल्यू से इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V1, सो दैट विल बी इक्वल टू 2V1 डिवाइडेड बाय V1। तो V1 कैंसिल, आंसर आया बेटा 2। फिर भी परसेंटेज नहीं आया तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज आ जाएगा। सो आंसर विल बी इक्वल टू 200%, आंसर विल बी इक्वल टू 200%। तो यहां पे मुझे आंसर मिल जाएगा बेटा 200%। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज फील्ड इन अ कंटेनर एट 333 केल्विन, कैलकुलेट द टेम्परेचर अप टू विच इट शुड बी हीटेड सो दैट 1/3 ऑफ एयर में escape आउट ऑफ द वेसल। तो यहां पे देखना, यहां पे क्या किया है, 1/3 ऑफ एयर में escape आउट ऑफ द वेसल, मतलब उसका वॉल्यूम कम होने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है, उसका क्या होने वाला है, वॉल्यूम कम होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा बेटा, हम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट लेके चलेंगे। एयर मेरा क्या होने वाला है, इस्केप होने वाला है, मतलब वॉल्यूम कम होने वाला है। देखो बेटा 1/3 एयर इस्केप हो चुका है, रहा कितना 2/3, रहा कितना 2/3। सो फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं यहां से लिख सकता हूं V2 बाय V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, V2 बाय V1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। तो V2 कितना आ रहा है बेटा, V2 आ रहा है मेरे पास 2/3 टाइम्स ऑफ V1 डिवाइडेड बाय V1 विच इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 333 केल्विन। तो V1 मर गए बेटा, T2 मुझे मिलेगा, T2 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 333। तो ये कितना आएगा 2 इंटू 111, आंसर आएगा बेटा 222 केल्विन। तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को घटाना है। टेम्परेचर कितने से घट रहा है, टेम्परेचर देखना ऑलमोस्ट 111 केल्विन से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर मेरा घटने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। तो चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, या आप लोग होमवर्क कर सकते हो। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो देखना बेटा, आज की इस लेक्चर में हमने क्या सीखा है, आज की इस लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और हीट के बारे में सीखा है। टेम्परेचर एंड हीट, इन दोनों का डिफरेंस हमने जानने की कोशिश की है। ओके, और हमने टेम्परेचर को किस तरह से मेजर किया जाता है उसके बारे में भी सीखा है। हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर किस तरह से मेजर किया जाता है। ओके, स्केल्स कौन सी है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल्स कौन सी है, उसका कौन सा फॉर्मूला है, इसके बारे में भी हमने देखा। और लास्ट में देखा बेटा हमने आइडियल गैस इक्वेशन, लास्ट में हमने देखा बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये 2-3 चीजें हमने आज की इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इस लेक्चर में
तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो या फिर ऐप में डाउट इंजन में डाउट पोस्ट कर सकते हो। मैं वहां पे आके इसके आंसर्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक, आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो बेटा फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।